हेलो एंड वेलकम बैक वीकली साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स में आज हम तीन टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। पहला तो है हेल्थ से रिलेटेड एक बीमारी है जिसका नाम है ऑटिज्म, जिसमें ब्रेन डिसफंक्शन करता है या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन होते हैं। उसका क्योर अभी तक वर्ल्ड में नहीं आया है, लेकिन कुछ क्लिनिक्स इंडिया में उसके क्योर को बेच रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी है कि आप पेशेंट का अप्रूवल लेके भी, है ना, कंसेंट लेकर भी उस क्योर को, उस ट्रीटमेंट को नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अभी प्रूव्ड नहीं है साइंटिफिकली। सेकंड जो टॉपिक हम देखेंगे वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आपने मिसाइल दो तरह की इन जनरल देखी होंगी, एक क्रूज़ और एक बैलिस्टिक। इंडिया ने एक नई इन बिटवीन मिसाइल लॉन्च की है जो कि एयर टू एयर के लिए काम करने वाली है। एक टेक्नोलॉजी है ना, डेमोन्स्ट्रेशन किया है डीआरडीओ ने, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स में यूज़ हो सकता है लॉन्ग रेंज के लिए। एग्जैक्टली क्या है, क्यों इसको मैं क्रूज़ और बैलिस्टिक के बीच की बात बोल रहा हूँ, वो देखते हैं और इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। देन फाइनली हमारा तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, खासकर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्ट टू एनर्जी, कि जो हमारा डेली हाउस होल्ड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको हम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करें, और जो अपनी लैंडफिल साइट है, जो हमारी लैंडफिल साइट है, उनको गंदगी मचाने, उनको पूरा भरने से कैसे रोकें। तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है ऑटिज्म डिजीज़ से रिलेटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो देख लेते हैं हम पहले। ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्राइवेट क्लिनिक्स हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग पेरेंटल डेस्परेशन बाय ऑफरिंग अनअप्रूवन क्योर्स फॉर ऑटिज्म। ऐसे क्योर्स जो कि अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुए हैं, उनकी वैलिडिटी प्रूव नहीं हुई है, उसको आप ऑटिज्म में यूज़ कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस तरह के क्योर्स को आप ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका बेटा बेटी या जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम है वो, ये हमारे पास क्योर है, इससे ठीक हो जाएगा। अभी ये क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस में है, वहाँ पे ये अलाउड है, अभी इसका कमर्शियल यूज़ आप नहीं कर सकते हो। इससे क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस जजमेंट, और क्या पूछा जा सकता है इस न्यूज़ से हमारे एग्ज़ाम में, वो ये है कि ऑटिज्म क्या होता है, और जो क्योर मेडिकल या फिर जो क्लिनिक्स बेच रही हैं ऑटिज्म के नाम पर, वो कौन से क्योर है। सो ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ब्रेन जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल या डेवलप नहीं हो पाता है। उसके कुछ इश्यूज हैं, चाहे वो बर्थ से रिलेटेड इशू हो, चाहे जेनेटिक्स से इन जनरल नहीं होते बट उससे रिलेटेड इशू हो, और चाहे वो माल न्यूट्रिशन और बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो किसी वजह से किसी भी बच्चे का ब्रेन फुल्ली फंक्शन नहीं कर रहा हो, खासकर बिहेवियर और कम्युनिकेशन में उसे प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स को हम मिलाकर बोल देते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म तो हो गया है ना, एक वीकनेस कि ब्रेन सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स, किसी व्यक्ति में कुछ एक तरह का डिसऑर्डर देखा जाएगा, अगले में कुछ दूसरे तरह का देखा जाएगा, और इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम मिला के एएसडी बोल देते हैं। सो इसमें क्या है, एक ट्रीटमेंट यूज़ होता है या बेसिकली जिस पर रिसर्च चल रही है वो है स्टेम सेल ट्रीटमेंट फॉर एएसडी। अब प्रॉब्लम ये है, जो ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट है या क्योर है या थेरेपी है, वो बेसिकली अभी ट्रायल में है। पूरे वर्ल्ड ओवर अभी किस फेज़ में है, ट्रायल में है। इसके जो बेनिफिट्स हैं अभी प्रूवन नहीं है। सो पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या हैं, ये कैसे ऑटिज्म के डिसऑर्डर में हेल्प कर सकते हैं, और क्या जो रिजल्ट्स हैं वो प्रूवन है या नहीं, ठीक है। सो स्टेम सेल कोई भी ऐसा सेल जो कि डिफरेंशिएशन या मल्टीप्लिकेशन होने पे मल्टीपल टाइप के सेल्स को जन्म दे सकता हो। फॉर एग्जांपल एक जाइगोट,
जाइगोट क्या होता है? स्पर्म प्लस एग्स से बना एक बॉडी जो कि आपके जो कि माता की किसी भी माता के पेट में रहती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, है ना। सो उसको हम क्या बोल देते हैं? जाइगोट। ऐसा कोई भी सेल जो कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है अपॉन मल्टीप्लिकेशन, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्टेम सेल। फॉर एग्जांपल आप, मैं, सारी दुनिया, पूरी दुनिया सब किससे? एक सिंगल टाइप ऑफ सेल जिसे स्पर्म और एग कहते हैं, उससे एक जाइगोट बना, एक फाइनल सेल बना, उससे बने हुए हैं उस सेल से। और वो सेल पहले बड़ा हुआ, है ना, पेट में, फिर और बड़ा हुआ, फिर वो जो बहुत बड़ा होने लगा तो उसी से आपका हार्ट बन गया, उसी से लंग्स बन गए, उससे आपके लिम्स बन गए, रेस्ट ऑफ द लिम्स, हेड बन गया, ब्रेन बन गया। सो ऐसा कोई भी सेल जिस जो कैपेबिलिटी रखता हो किस बाकी अदर सेल में डिफरेंशिएट होके मल्टीप्लिकेट होके, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टेम सेल। ठीक है। स्टेम सेल 3 प्रकार के हैं जो कि आपके पहले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो पहले स्टेम सेल्स को देख लेते हैं थोड़ा और। पहला तो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जो एम्ब्रियो, जो आपके मदर के बोम में बना हुआ स्टेम सेल्स हैं, किसी भी मदर के बोम में जो स्टेम सेल्स बनते हैं वो जनरली किस टाइप के होते हैं? स्टेम टाइप के होते हैं, कि वो बाद में आपके लंग्स बन गए, ब्रेन बन गया, मसल्स बन गए और बाकी बोन सेल्स बन गए। ठीक है। इस तरह वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? प्लूरीपोटेंट। ये किसी भी तरह के जो टिश्यू एग्जिस्ट करता है बॉडी में उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लूरी का मतलब मैनी, ठीक है। पोटेंट का मतलब उसके पास पोटेंशियल है टू कन्वर्ट इनटू दैट सेल। ठीक। सेकंड है एडल्ट स्टेम सेल्स। आप जब बड़े हो जाते हैं तो वो स्टेम सेल्स ख़त्म हो जाते हैं जो एम्ब्रियो में थे, वो डिफ्रेंशिएट होके हाथ बन गए, सर बन गया। सो इनमें भी कई कई जगह, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, बोन मैरो में, इन सब में कुछ स्टेम सेल्स बाकी रहते हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं किसी डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने की। फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि बोन मैरो कैन प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, तो वहाँ पे कुछ स्टेम सेल्स होंगे जो कि किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? अपॉन डिफ्रेंशिएशन, अपॉन मल्टीप्लिकेशन, ब्लड सेल्स में। सो उन स्टेम सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? एडल्ट स्टेम सेल्स। फॉर एग्जांपल बोन मैरो में ये रहते हैं। इनका यूज़ हम कर सकते हैं कुछ ऑर्गन्स बनाने के लिए। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका कोई ऑर्गन खराब हो गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हो सकता है जो स्टेम सेल है वो उस ऑर्गन को ना बनाती हो। देन फाइनली एक जो पूछा गया है डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या होते हैं? जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनके पास एक मटेरियल है, नेमली डीएनए। डीएनए ही ये डिसाइड कर रहा है कि डिफरेंशिएशन पे स्टेम सेल को स्टेम सेल बनाना है या स्टेम सेल को स्किन सेल बनाने हैं या मसल्स बनानी है, या फिर मसल सेल्स को मसल बनानी है या और कुछ बनाना है। सब कुछ, सारी प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। ये प्रोग्रामिंग कुछ चेंज हो जाती है एडल्ट सेल्स में, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्रामिंग को वैसे ही कर दें जैसे कि एक एम्ब्रियो में थी, इस प्रोग्रामिंग को चेंज करके, डीएनए को चेंज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अगर हम इसको वापस वैसा ही कर दें जैसे कि एक एम्ब्रियो में थी, देन वी कैन अगेन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन फ्रॉम दिस इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग किया है या इंड्यूस किया है, फंक्शंस को क्या किया है? क्रिएट किया है। इस तरह के ये 3 टाइप के आपको स्टेम सेल्स याद रखने। एग्जैक्टली थेरेपी क्या है? थेरेपी ये है कि आपकी बॉडी से कुछ स्टेम सेल्स लिए जाते हैं, उनको इस तरह इंड्यूस किया जाता है कि वो जब आपके ब्रेन तक उनको इंड्यूस किया गया है एक लैब में और वापस आपके अंदर इंजेक्ट किया गया थ्रू स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड होता है, थ्रू आपका ब्लड, कि इस तरह इंड्यूस किया जाता है कि जब वो आपके ब्रेन में पहुँचे तो वहाँ जो नर्वस सिस्टम है उसको ठीक कर सकें, वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको ठीक कर सकें। ये साइंस है, ये लॉजिक है ना। और साइंस ये कहती है कि क्या पॉसिबल है, और इसके अलावा जो मैंने बात की कि ना सिर्फ वो वहाँ पे जाके
नए न्यूरॉन्स बना सकती है, कनेक्शंस को ठीक कर सकती है। इसके अलावा और क्या कर सकती है, ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकती है जिससे जो दिमाग में है ना, ब्रेन में जो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें चल रही हैं, जो अनस्टेबिलिटी वाली चीज़ें चल रही हैं, जिनकी वजह से लोग हकला रहे हैं, सेम एक्शन को रिपीट कर रहे हैं, उसको ना करें। ठीक है। ऑटिज्म में क्या होता है, बेसिकली आपकी स्पीच स्लो हो जाएगी, आपका बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाएगा, या फिर आप बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर करने में स्ट्रगल करोगे, आप कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल करोगे। सो वो सारी चीज़ों को ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है। किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में ये ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं स्टेम सेल्स जाके, है ना। और उसके अलावा नए न्यूरॉन्स बना के कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे वो पोर्शन जो कि लैक कर रहा था, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे थे या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो ठीक से काम करने लगे। ये है लॉजिक। ये क्या है, लॉजिक है। ये अभी क्या नहीं है, प्रूवन नहीं है। हम ये मान रहे हैं ऐसा हो सकता है, 100 में से हो सकता है 5% में ये ट्रायल्स जब रन किए गए हों तो देखा भी गया हो, बट ये लॉजिक है, ये प्रूवन नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक है ना डॉक्टर किसी भी रिस्क को तब तक नहीं एक्सप्लेन कर सकता जब तक उसे खुद ही ये रिस्क ना पता हो। तो रिस्क क्या हैं, मान लीजिए आपने स्टेम सेल्स को डाला, स्टेम सेल्स थ्रू स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन पहुंची और वहां जाके वो किसी मल्टीपल ऑर्गन में है ना बाइफरकेट होने लगी, बड़ी होने लगी, मल्टीप्लिकेट होने लगी। इससे क्या होता है, एक टोटी पोटेंट सेल बोलते हैं या, ठीक है, एक तरह का कैंसर हो सकता है आपको, जिसमें कि जो आपने स्टेम सेल्स डाली हैं वो मल्टीपल टाइप्स के ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट वहाँ जाके होने लगी, और ब्रेन में आपको पता चला टीथ की फॉर्मेशन मिलने लगी, स्किन्स मिलने लगी। वो आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। पहले वो आदमी सिर्फ ऑटिज्म से ग्रसित था, अब क्या हो जाएगा, उसे कैंसर भी हो जाएगा। सो ये सारी रिस्क ना तो अभी डॉक्टर्स को पता है ना रिसर्चर्स को पता है, जो हाई एंड रिसर्च चल रही है। सो जब डॉक्टर को पता नहीं है कि रिस्क क्या है, सो ही कैन नॉट एक्सप्लेन देम, सी कैन नॉट एक्सप्लेन देम, और जब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते है ना, सो कंसेंट जो लिया है उन्होंने पेशेंट से कि कोई रिस्क होगी वो आपकी जिम्मेदारी है, उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिस्क का पता नहीं है। रिस्क्स उन्होंने क्लियरली उनको एक्सप्लेन नहीं की, वेग है रिस्क। माँ बाप इस लालच में आके कि बच्चा ठीक हो सकता है जनरली इलाज करवा लेते हैं, बट जो रिस्क्स हैं इससे रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो रिवॉर्ड्स हैं वो प्रूवन नहीं है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर इवन इफ पेशेंट ने है ना कंसेंट फॉर्म अप्रूव किया है तब भी उसको इनवैलिड माना जाएगा। ऐसे ट्रीटमेंट इंडिया में बंद हो जाने चाहिए। आप ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और मेडिकल सुपरविजन के अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो वहाँ तक ठीक है, बट इस तरह की चीज़ें पैसे कमाने के लिए अब इलीगल मानी जाएंगी। सो ये तो था न्यूज़ और कंसेप्ट। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें से? सो पहले तो ऑटिज्म क्या होता है, ठीक है, और स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें बिहेवियर और कम्युनिकेशन है ना जनरली इफेक्ट होता है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएशन या मल्टीप्लिकेशन होने पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गन को जन्म दे सकते हैं। ठीक। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि ड्रग्स एंड क्लिनिक ट्रायल्स रूल्स 2019 के अंडर आप इसको एज ए क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो, आप ट्रायल कर सकते हो इस पर, ठीक है। सो ये हो गया। देन इन्फॉर्म कंसेंट इज़ नॉट वैलिड इवन इफ है ना पेशेंट ने कंसेंट किया हो, क्योंकि रिस्क आर अननोन एंड रिवॉर्ड्स आर अनसर्टेन। ठीक। स्टैंडर्ड केसेस और जब बाकी नॉर्मल स्पीच थेरेपी होती है जैसे साइकोथेरेपी होती है, उस तरह की चीज़ें अभी क्या है चलती रहनी चाहिए। स्टेम सेल से इसका इलाज नहीं किया जाना चाहिए रेगुलरली। ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको एक दो स्टेटमेंट गलत दे दिया जाएगा और बाकी का पूछा जाएगा, ठीक है। सो
वो तो था पूरा स्टेम सेल और बायोलॉजी के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं आज के अपने, जो कि है मिसाइल या बेसिकली वेपन से रिलेटेड। आप मिसाइल में इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझेंगे। मिसाइल इन जनरल दो टाइप की है हमारे पास। पहली तो है क्रूज और दूसरी है बैलिस्टिक। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर एंड लॉन्ग रेंज weapons। दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर कि मैंने एक हेलीकॉप्टर है, मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है जैसे तेजस है, उससे मैंने एक मिसाइल छोड़ी एयर से, और एक दुश्मन का बेसिकली है ना फाइटर एयरक्राफ्ट था जो उड़ रहा था, वो मिसाइल उसको जाके हिट की। ऐसी मिसाइल जनरली कैसी होती हैं? शॉर्ट रेंज होती हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? इंटरसेप्टर्स भी बोल देते हैं। आपके पास दूसरी मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस हो गई, अग्नि हो गई, जो कि लॉन्ग रेंज बड़े टारगेट्स को हिट करने वाली हैं, जैसे कि किसी मिलिट्री बेस को, है ना, पाकिस्तान या चाइना के को। दो तरह की इस तरह मिसाइल हो गई। एक और क्लासिफिकेशन जो क्रूज और बैलिस्टिक का, वो ये है। क्रूज मिसाइल इन जनरल क्या है, ऐसे ऐसे जाती है एटमॉस्फेयर में, अपना पाथ चेंज कर सकती है, उसका फ्यूल हमेशा क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो वो पाथ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगी डिपेंडिंग ऑन टारगेट कैसा है, किधर जा रहा है, या मूविंग है, फिक्स्ड है उसे। दूसरी होती है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक में क्या होता है, आपने पटाखा चलाया एक बार रॉकेट और भूल गए आपने जब चलाया था तभी इसका एंगल सेट कर दिया था कि मेरे को ये सिटी या ये इस्टेब्लिशमेंट हिट करना है। इन दोनों के बीच में इंडिया ने, डीआरडीओ ने एक नया मिसाइल टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन किया है, जिसका नाम है जो कि काम आ सकती है बेसिकली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर डिफेंस में, जैसे कि अस्त्रा में। ये एग्जैक्टली है क्या और इसकी वजह से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उसको हम देख लेते हैं। अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूं, जिनमें पटाखे चलते हैं एक बार, ठीक है, कि भाई आपने रॉकेट को ऐसे रखा दिवाली पे, एक बार आग लगाई रॉकेट में, रॉकेट उड़ा, जो एंगल सेट था उसके हिसाब से ये यहाँ गिरा, या है ना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखा तो ये ऊपर गया और सीधे नीचे आ गया, आपने तिरछा रखा तो इधर कहीं गिरेगा, और तिरछा रखा तो इधर कहीं गिरेगा। जो बेस्ट एंगल है वो है 45 डिग्री। एनीवे, इस तरह की इन मिसाइल्स को, जिनमें फ्यूल सॉलिड होता है, एक बार जल के ख़त्म हो जाता है, आप उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हो, फ्यूल जलने की स्पीड को, हम उन्हें क्या बोल देते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स। ब्लास्ट हो रही हैं बेसिकली, वो क्या हो रही हैं? ब्लास्ट ऑफ हो रही हैं। जो कन्वेंशनल मिसाइल थी उनमें दो चीज़ें हुआ करती थी। एक तो हुआ करता था फ्यूल जो जलने वाला है, प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइज़र, ये दोनों मिल के जलते थे, और तेज़ी से जो बाहर निकलने वाली गैस थी वो इसे आगे पुश करती थी। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें क्या करना चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का सिलेंडर हमें इसमें ना ले जाना पड़े। ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर में। तो मान लीजिए ये इधर मूव कर रहा है तेज़ी से, ऑक्सीजन स्पीड की वजह से, इस व्हीकल की स्पीड की वजह से ऑक्सीजन इसमें, है ना, टकराए, तेज़ी से कंप्रेस हो, और यहाँ पे ये जो सॉलिड फ्यूल रखा हुआ है इसे जलाए। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके सिंपल सा फ़ायदा है कि ये जो पूरा सेटअप है वो कैसा हो जाता है? लाइट हो जाता है। लाइट हो जाता है, इसकी रेंज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, रेंज इंक्रीज हो जाती है। रेंज इंक्रीज हो जाती है, और जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं। लेट से आप एक युद्ध लड़ रहे हो जिसमें तेजस के पास कुछ मिसाइल लगी हुई हैं इस तरह की, ठीक है, और आपको देखा कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, रडार के थ्रू आपको पता चला कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है 80 किलोमीटर दूर। आपने ये मिसाइल छोड़ी और एक इस तरह की मिसाइल छोड़ी। इसमें फ़ायदा ये है कि तेजस इसको लेके जा रहा है तो इसके साथ उसका ऑक्सीजन भी जा रहा है,
ये तेजस को कैरी डाउन करेगा। दूसरा, इसके हो सकता है रेंज 80 किलोमीटर ना हो, क्योंकि इसमें हम फ्यूल बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि फ्यूल के साथ साथ हमें लिक्विड ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइज़र भी ले जाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग रेंज हो सकती है, आप 80 टू 300 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि इसमें फ्यूल या बेसिकली जो ऑक्सीडाइज़र है उसकी रेट को हम चेंज नहीं कर सकते, पटाखे की तरह जलती है ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम उसकी रेट को चेंज कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, आप यहाँ पहुँची, ये मिसाइल आपकी, और पता चला फाइटर एयरक्राफ्ट ने सडनली इधर टर्न ले लिया है। सो ये मिसाइल अगर बैलिस्टिक होती, मैंने बताया था बैलिस्टिक एक रॉकेट की तरह है जिसकी फिक्स ट्रेजेक्ट्री है, आपने जो एंगल सेट किया था शुरू में। इसमें क्या है, क्योंकि फ्यूल जल रहा है और आप उसकी रेट को चेंज कर सकते हो, थ्रोटल को चेंज कर सकते हो। सो मान लीजिए एयरक्राफ्ट इधर मुड़ा, आपकी मिसाइल भी इसके पीछे मुड़ जाएगी। और सिंपली बिकॉज इस मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक थी, सो ये जो प्लेन है उसके बचने के कोई भी चांस नहीं है। इसे हम क्या बोल देते हैं, नो एस्केप जोन। मतलब एक लिमिट के बाद प्लेन के बचने, जैसे जैसे आपने मूवी देखी होंगी, उसमें बोलते हैं टारगेट को लॉक किया जाए, तो अगर कोई मिसाइल किसी टारगेट को लॉक कर लेती है देन उनका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। उसी पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, नो एस्केप जोन। लेकिन वो सारी मिसाइल कैसी होती हैं कि उनमें फ्यूल तब भी जल रहा होता है, इस स्टेज पे भी फ्यूल क्या हो रहा होता है, जल रहा होता है, जिस वजह से वो अपने टारगेट को चेज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ट्रेजेक्ट्री फिक्स है। सो ये फ़ायदा है अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग रेंज और लो वेट एंड लो कॉस्ट के अलावा। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस और देखूं क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक, और ये जो मिसाइल है वो क्या डिफरेंस है। सो हमारी एक मिसाइल है लेट से अग्नि, ठीक है, उसको हमने छोड़ना है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब लॉन्ग रेंज है, 5000 किलोमीटर दूर जाके वो हिट करने वाली है, लेट से 5000 किलोमीटर जाके दूर जाके वो हिट करने वाली है। सो हमने कुछ फ्यूल जलाया, सॉलिड फ्यूल, वो यहाँ तक जला, उसके बाद ये मिसाइल, ठीक है, अपने मोमेंटम और ग्रेविटी के हिसाब से उस टारगेट को हिट कर देगी। लेट से ये टारगेट मूविंग था, ये टारगेट जब तक वो हिट करने वाली है मिसाइल मूव होके यहाँ आ गया, तो वो कभी भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी। इसीलिए ICBM इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जनरली किसके लिए डिज़ाइन की जाती हैं, फिक्स टारगेट, जैसे सिटी हो गई या कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गया। लेकिन आपको कुछ छोटे टारगेट हिट करने हैं, तो आप इतनी बड़ी ना तो मिसाइल रखोगे, और ऐसा हो सकता है कि छोटा टारगेट किसी एनिमी की शिप हो या किसी एनिमी का एयरप्लेन हो, तो आप मिसाइल रखोगे क्रूज, जैसे कि ब्रह्मोस है जिसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल है, जिसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल है। बट ये लिक्विड की अपनी प्रॉब्लम है, लिक्विड इंजन जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जहाँ पे लिक्विड को बर्न किया जा रहा है, और ये मिसाइल भी अच्छी खासी बड़ी होती हैं। हालांकि क्रूज होने की वजह से आप चेंजिंग टारगेट को भी, मूविंग टारगेट को भी क्रूज मिसाइल्स के थ्रू चेज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस। लेकिन मेरे को एक ऐसी मिसाइल चाहिए कि मैं अपना फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा हूँ, मेरे सामने एक और एयरक्राफ्ट है जो कि उड़ रहा है, या एनिमी शिप है जो कि मूव कर रहा है। मेरे को एक छोटी सी मिसाइल चाहिए जो कि है ना, कुछ 10 से लेके 100-200 किलोमीटर तक हिट कर सके चीज़ों को, और वो चीज़ें हो सकता है बहुत तेज़ी से मूव कर रही हों तब भी। सो मैंने एक तरीका निकाला, ये टेक्नोलॉजी बहुत हैवी है, बहुत ही है ना कॉस्टली है, तो मैंने एक तरीका निकाला कि मैंने छोटी एक मिसाइल बनाई जिसमें सॉलिड फ्यूल रखा, बट उस सॉलिड फ्यूल को अपने हिसाब से मैं जलाने में सक्षम हो गया कि जब मैं जितना चाह रहा हूँ उतना फ्यूल जल रहा है, पूरा शुरू में नहीं जल जा रहा है, तो फिर मैं इस मूविंग टारगेट को क्या है, चेज कर पा रहा हूँ और डिस्ट्रॉय कर पा रहा हूँ। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, बूस्ट ग्लाइड व्हीकल्स। तो एक तरफ है हमारी हैं बैलिस्टिक जिनका पाथ फिक्स्ड है, एक तरफ क्रूज हैं जो कि बिल्कुल मूविंग टारगेट्स के लिए बनी हुई है, लेकिन बहुत ही महंगा इंजन सेटअप कॉस्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसको भी हम क्या करते हैं, हैवी टारगेट्स के लिए रखते हैं। बट ये जो है
जिसमें हम सॉलिड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसको उस टारगेट के पीछे लगा रहे हैं जो हमें हिट करना है। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड फ्यूल डक्टेड, ठीक है, इंडक्ट समझते हो आप, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट मिसाइल्स, ठीक है, SFDR, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट मिसाइल। रैम जेट क्यों बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन ली गई है वो कहाँ से ली गई है, एटमॉस्फेयर से ली गई है, स्टोर नहीं किया गया है। सो ये तीन तरह की मिसाइल हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है डिफरेंस। अगर मैं लिक्विड और क्रूज मिसाइल का एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस। अगर मैं बूस्ट ग्लाइड व्हीकल का एग्जांपल दूं तो लास्ट वीक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लॉन्च किया है हमने इंडियन नेवी के लिए, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी सिमिलरली यूज़ होगी कहाँ पे, एयर टू एयर कॉम्बैट में मोस्टली फॉर एयर फोर्स, कि हमने एक अपने फाइटर एयरप्लेन से ही एक मिसाइल छोड़ दी जो कि किसी और एयरप्लेन या मूविंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, इनकमिंग मिसाइल को ख़त्म कर सके। एंड देन फाइनली बैलिस्टिक बड़ी मिसाइल्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज के लिए होती हैं और फिक्स टारगेट्स के लिए होती हैं, क्योंकि हम इसमें टारगेट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी SFDR किस में है, ये बीच वाले पोर्शन में है जहाँ पे हम कुछ तो ब्लास्ट कर रहे हैं शुरू में, एंड देन फाइनली जो फ्यूल है उसको हम थ्रॉटल करके उसको टारगेट को चेज करवा रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ फ्यूल बिकमिंग लिक्विड, इसमें फ्यूल क्या है, सॉलिड है, सॉलिड फ्यूल पे ये काम कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, SFDR है। अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं कितने लोगों के पास है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, सो ये टेक्नोलॉजी कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है, जिसमें से US, रसिया और फ्रांस है, ठीक है। चाइना के पास भी नहीं है अभी फुल्ली डेवलप्ड, ऑब्वियसली चाइना काम कर रहा है इस पर। और अगर हम इसको कर ले जाते हैं, कर कौन रहा है इसको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है। अगर इसे हम कर ले जाते हैं देन वी कैन बिकम एक्सपोर्टर फ्रॉम इम्पोर्टर। अभी तक जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, पिनाका हो गया, S400 हो गया, उन सबको ये सिस्टम क्या है, रिप्लेस कर सकता है। S400 रसिया का, उन सबको ये सिस्टम क्या है, रिप्लेस कर सकता है और हाई स्पीड मूविंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो हमें क्या याद रखना है इसमें, स्टैंडर्ड रॉकेट में फ्यूल क्या होता है, सेल्फ कंटेंड होता है, फ्यूल उसी में होता है। SFDR को हम क्या बोल देते हैं, एयर ब्रीदिंग, और इसकी वजह से क्योंकि आप फ्यूल कैरी क्योंकि आप ऑक्सीडाइज़र कैरी नहीं कर रहे हो तो ये कैसी हो जाती हैं, लाइट हो जाती हैं। इसमें हम लोग फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइज़र कैरी कर रहे हैं। फ्लाइट पाथ अगर मैं देखूं तो इनको एक बार लॉन्च होती है और दूर जाके गिर जाती है, इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। और ये इनका फ्लाइट पाथ कैसा है, क्रूज है, चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नीड। एजिलिटी की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा आप मैन्यूवर नहीं कर सकते हो, आप टारगेट को चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ पे हाई थ्रस्ट मॉड्यूलेशन की वजह से, ठीक है, थ्रस्ट को चेंज करने की वजह से पूरे समय रॉकेट का इंजन जेट इंजन चलने की वजह से आप क्या है, टारगेट को चेज कर सकते हो। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एजिलिटी, ठीक। अगर मैं सवाल की बात करूं, सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, सो अनलाइक ट्रेडिशनल रॉकेट्स SFDR यूजेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर। बिल्कुल सही बात है, इस तरह के स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आ जाते हैं। इट ऑपरेट्स एफिशिएंटली इन वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस। अब ये बात समझेंगे, ट्रेडिशनल मिसाइल्स जनरली क्या है, अपना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों लेके जा रही हैं, तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाके भी उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। सो एटमॉस्फेयर के बाहर जाके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, जहाँ बेसिकली जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो इतनी कम होती है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, वहाँ जाके भी इन्हें ऑक्सीजन, क्योंकि ये बाहर से नहीं लेती हैं, अंदर रहती हैं, ये काम कर सकती हैं, बैलिस्टिक जो नॉर्मल बैलिस्टिक है। बट जो अभी हमने SFDR बनाई है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ कर रही है, तो वह वैक्यूम में काम नहीं कर सकती है। सो ये
स्टेटमेंट गलत है, वैक्यूम में काम नहीं कर सकती है। इट एनेबल्स सस्टेन्ड सुपरसोनिक स्पीड थ्रू फ्लाइट, ये बात सही है। आपको ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है कि अगर आपकी स्पीड सुपरसोनिक नहीं है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा नहीं है, तो वो ऑक्सीजन फ्यूल को एफिशिएंटली बर्न नहीं कर पाएगी। और सिंस फ्यूल ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय तक बर्न हो रहा है, सो पूरे फ्लाइट पाथ में क्या रहता है, सुपरसोनिक या अच्छी खासी स्पीड बनी रहती है, क्योंकि फ्यूल हमेशा ही बर्न हो रहा है। जैसे ही फ्यूल बर्न होना बंद कर जाता है, वैसे ही फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से चीज़ें क्या है, स्लो डाउन हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देन आ जाते हैं हम अपने थर्ड और लास्ट टॉपिक पे आज के पे। सो वेस्ट, ये कोई साइंस नहीं है, ठीक है। जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो हो सकता है थोड़ा बहुत विज्ञान हो, बट साइंस हो उसमें, बट इसमें कोई साइंस नहीं है। सो हम लोग डेली सामान खरीद के लाते हैं, कुछ बिस्किट ले आए, कुछ घर का सामान हो गया, सब्जियां हो गई, हमने कोई अमेज़न से कोई चीज़ें ऑर्डर की, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, देन हम हमारे दो तरह की वेस्ट प्रोड्यूस हो गए घर में। एक तो सूखा कचरा जिसमें कागज़ हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, वो हो गया। देन हमारा एक गीला कचरा है जिसमें किचन का जो भी वेस्टेज है वो मटेरियल किस में आ जाएगा, वेस्ट है ना, वेट वेस्ट में। सो दो तरह के कचड़े हैं, ठीक है। ये कचड़े इतने ज़्यादा हैं, अगर मैं बात करूं कचड़े की, तो इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी सिटी के बाहर चले जाओ, आपको कचड़ों का ढेर मिलेगा। चाहे आप दिल्ली का गाज़ीपुर देख लो, मेरठ का देख लो, ग्वालियर का देख लो, गाज़ियाबाद देख लो, और आप गुवाहाटी का देख लो, ठीक है। सो सबके अपने कचड़ों के ढेर हैं। ये कचड़ों के ढेर क्या है, डेली क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने इन्हें कुछ उपाय नहीं किया तो ये ऐसा होगा कि इस कचड़े में से निकलने वाली मीथेन, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया पनप रहे हैं, इसमें गंदगी पनप रही है, इसमें केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं। सो इससे क्या निकलती है, मीथेन एमिट होती है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है, अपार्ट फ्रॉम अदर गैसेस। इसमें बरसात हुई इस कचड़े के ढेर पे, पानी गया अंदर, और जो इसमें केमिकल्स थे वो कहाँ चले गए, ग्राउंड वाटर में। सो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन मिलेगा आपको इसके आसपास, वहाँ पे लोगों को समस्या होगी। दिल्ली और हरियाणा में ये प्रॉब्लम बिल्कुल खुले तौर पे है, गवर्नमेंट जानती है और उसके उपाय भी किए जा रहे हैं, ठीक है। सो एनीवे, ये जो इतने जो कचड़ों के ढेर लग गए हैं, इनको हमें ख़त्म करना है। ऐसे कई हाई कोर्ट्स ने कई सिटियों को लताड़ा है, जिसमें मेन जो अभी न्यूज़ है वो है ग्वालियर, मेरठ और इन सब सिटीज़ की, इंक्लूडिंग गाजियाबाद, जहाँ से मैं लास्ट टाइम जहाँ रहता था। सो अब करते क्या है, कैसे मतलब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। सो लेट से आपके घर में दो तरह के कचड़े हैं, ड्राई है, पेपर है, और एक सब्जी है कोई, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को पहले क्या करना है, सोर्स पे सेग्रीगेट करना है। सोर्स पे सेग्रीगेट कर दिया, पेपर आपका अलग बिन में चला गया, सब्जी आपकी अलग बिन में चली गई। सब्जी को हमने एक गड्ढे में डाला, वहाँ इसको बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया और क्या एमिट किया, मीथेन। यहाँ भी क्या एमिट हो रहा है, मीथेन। लैंडफिल साइज से क्या एमिट होता है नेचुरली, मीथेन। सो ये मीथेन एमिट हुआ, इस मीथेन को हमने कलेक्ट किया और इसको बर्न किया, CH4+O2 करके हमें क्या मिलेगा, CO2+H2। एनीवे, सो हमने इस मीथेन को जला लिया है, इसे मीथेनेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को खा लेते हैं और एक गैस रिलीज करते हैं, मीथेन, जिसे हम यूज़ कर। इधर हमारे पास पेपर था, पेपर को हमने मल्टीपल पेपर और प्लास्टिक कलेक्ट हो गई, उनको हमने क्रश किया, उनको छोटे पीसेज में तोड़ा, पैलेट्स बनाई, और पैलेट्स को हम कहाँ, सीमेंट क्लिन्स में यूज़ करने लगे। कहाँ यूज़ करने लगे, सीमेंट क्लिन्स में यूज़ करने लगे, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करने लगे। सो इस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये समझदार आदमी था जिसने सोर्स पे ही वेस्ट को क्या कर दिया था, सेग्रीगेट कर दिया था। एक भोंदू आदमी था, बेवकूफ़ आदमी था, उसने केले के छिलके, दाल, सब्जी और पेपर, है ना, और जो घर की धूल वगैरह थी, और भी जो वेस्टेज होता है, वो सब मिला के एक पॉलीथिन में भर के गठान लगाई उसकी, कि है ना ऐसी जगह फेंक के आऊँगा किसी को मिले ना ये, और उसको फेंक दिया। तो वो फाइनली म्यूनिसपैलिटी आई और फिर वो ले जाके कहाँ कलेक्ट कर दिया उन्होंने, लैंडफिल साइट में डाल दिया। ये जब
इन्होंने ऐसा किया तो वो जो पेपर था वो कैसा हो गया, गीला हो गया, अब वो जल नहीं सकता है। जो सब्जी थी जो डिकम्पोज हो सकती थी वो कंटेमिनेटेड हो गई विद केमिकल्स, अब बैक्टीरिया उसे डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप पूछ रहे होंगे लैंडफिल साइट में फिर CH4 कैसे एमिट हो रही थी। बैक्टीरिया की रेट कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, बट कंटेमिनेशन से वो रेट कम हो जाती है और मीथेन के एमिशंस कम हो जाते हैं, ठीक है हमारे, और सेकेंडली हमारे यूज़ के नहीं है। सो हमने इस बेवकूफ़ आदमी की वजह से क्या है, अपना सिर्फ अपनी सिटी को एस्थेटिकली गंदा किया है, कचड़े का ढेर वैसे ही गंदा लगता है, उसके अलावा हमने उसके वाटर को भी पॉल्यूट किया है, हमने उसकी एयर को भी पॉल्यूट किया। सो हमारे पास ये आपको सिंपल एक मेथड दिख रहा है यहाँ कि हमने पेपर को और प्लास्टिक को जलाया, उस हीट को या स्टीम को यूज़ किया हमने एक टरबाइन चलाने में, टरबाइन से जनरेटर चलाया, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ठीक है। उसकी जो राख वगैरह थी, जो मेटल्स थे, उन्हें हम कहीं ब्रिक्स में, क्लिन्स में वहाँ यूज़ करने लगे, ठीक है। सो तीन मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं, पहला तो है इंसिनरेशन, डायरेक्ट किसी चीज़ को बर्न करना ही क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन, जिसमें हम जो ड्राई प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर एंड प्लास्टिक्स। इसकी मेन प्रॉब्लम जो है वो है डाइऑक्सिन्स, है ना, एंड फ्यूरेंस। दो तीन तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं खासकर प्लास्टिक को बर्न करने पे, जिसको हमने चिमनी से निकलते वक्त अगर स्क्रबर की वजह मदद से रोका नहीं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्टिव कार्बन, जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, 3 स्टेटमेंट। एक्टिव कार्बन क्या होता है ये, है ना, क्या ये यूज़ हो सकता है पॉल्यूटेंट्स को रोकने के लिए। सो हम इसको एक चिमनी की साइड पर लगाएंगे और ये ना एब्जॉर्व कर लेगा। इसी को हम जैसे स्क्रबर से बर्तन धुलते हैं, वैसे ही ये किसको क्लीन कर रहा है, एयर को, तो स्क्रबर बोल देते हैं। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली इंसिनरेट कर रहे हैं। जो आपने ऊपर मेथड देखा था वो क्या था, इंसिनरेशन का। सेकेंड मेथड है गैसिफिकेशन का। मेरे पास कुछ मटेरियल है, मैंने उसको हीट दी, ठीक है, मैंने उसको हीट दी बट ऑक्सीजन नहीं दी, या लिमिटेड ऑक्सीजन दी। हीट ना देने और हीट देने और ऑक्सीजन ना देने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स अपनी सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO+H2। जो ये जनरली प्रोडक्ट्स, जो हमारा वेस्ट है वो किसका बना हुआ है, चाहे वो फूड वेस्ट हो चाहे वो पेपर हो, किसका बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसी को क्या बोल देते हैं, सिन गैस। वंस अगेन प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ चुका है, सिन गैस क्या होती है, ठीक। सो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने सिन गैस में थ्रू गैसिफिकेशन, हीट देके। अब इसको हम बर्न करेंगे तो जो हमें अमाउंट ऑफ हीट जो हमने पहले दी थी इसको क्रिएट करने में, उससे ज़्यादा हीट हमें मिल जाएगी। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या हो गया, गैसिफिकेशन। इसमें मीथेन नहीं बन रही है, आपको ये याद रखना है। इसमें हम इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे हमें एक सिन गैस नाम की चीज़ मिलती है, जिसको हम फर्दर बर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन फाइनली है बायोमीथेनेशन, कि बायोलॉजिकल एजेंट्स, मेरे पास एक सब्जी पड़ी हुई है, ये मैंने उसको बंद करके रख दिया विद सम केमिकल एजेंट्स, या उसमें बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज, कुछ ईल्ड फंगाई डाल दिए, और वो बैक्टीरियाज ने उसको चाट के साफ़ कर दिया कुछ दिनों में, फंगस ने, और उन्होंने एक गैस रिलीज़ की इस प्रोसेस में, जिसका नाम है मीथेन, जिसकी अभी मैंने बात की थी ऊपर। इस मीथेन को आप बर्न कर सकते हो, आप अपने घर के स्टोव में बर्न कर सकते हो, और ये आपको क्या देगी फाइनली, विद O2 ऑब्वियसली, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन CO2+H2 आपको ये दे देगी। सो ये तीनों मेथड आपको याद रखने हैं। ये 10 बार पूछा जा चुका है कि मीथेन कहाँ से रिलीज़ होती है। मीथेन मल्टीपल जगह से रिलीज़ होती है, जहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल गाय के पेट से, आपके पेट से, ठीक है, पैडी फील्ड से जहाँ पे कि कचरा बायोमास सड़ रहा है, लैंडफिल साइट से। क्या इसका यूज़ किया जा सकता है, हाँ इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। गैसिफिकेशन एक लिटरली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये कम ही करते हैं और ये करना पड़ता है, ये नेचुरल भी है और इसको हम कर भी सकते हैं। और इंसिनरेशन, हम सर्दियों में सब लोग पेपर को जलाकर तापे हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है इंसिनरेशन का।
आपकी जो घर की नीड्स हैं, हीटिंग नीड्स हैं, वो कहाँ से फुलफिल हो गई? आपके वेस्ट से। सो ये सिंपल सी चीज़ है। मतलब अगर मैं एक कह रहा हूँ और गवर्नमेंट भी यही कह रही है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगर हम अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा बदल लें, अगर हम वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर लें, जो कि किस में मेंशन्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। इस आर्टिकल की हर एक लाइन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आप 10 साल बाद देखिएगा आपको कचड़े के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। सो इस आर्टिकल की हर एक लाइन इंक्लूडिंग कंसेप्ट, इंक्लूडिंग ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग वेस्ट सेग्रीगेशन का इशू क्या है, बिहेवियरल इशू क्या है, और कैलोरीफिक प्रॉब्लम क्या है, ये पूछी जा चुकी है। सो कैलोरीफिक प्रॉब्लम है, आप कचड़े को मिक्स कर दीजिए दाल को पेपर के साथ, तो ना पेपर जलेगा ना दाल सड़ेगी, ठीक है। सड़ेगी तो मीथेन नहीं देगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडियन वेस्ट, जो कि सेग्रीगेटेड नहीं है, जिसमें धूल है, एक फूटी हुई बोतल है, कुछ केले के छिलके हैं, कुछ पेपर है, कुछ प्लास्टिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। सो उसकी जो बर्न करने पे या यूज़ करने पे जो हमें हीट या एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता था, वो उतनी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, कैलोरीफिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वेस्ट, क्योंकि वो कैसा हो चुका है, वेस्ट गीला हो चुका है। सेकेंड है सेग्रीगेशन इशू। ये कैसा इशू है, बिहेवियरल। बिहेवियरल, अरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो किचन का वेस्ट है और जो बाकी वेस्ट है, इंक्लूडिंग धूल भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता है, धूल अपने आप सेपरेट हो जाएगी डेंसिटी की वजह से। सो आप जो पेपर है और प्लास्टिक है उसे गीला मत कीजिए, दैट्स इट, उतने में काम हो जाएगा। सो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स एंड रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सो वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, 2 बार मेंस में डायरेक्टली आ चुका है इसके प्रोविजंस। एंड व्हाट इज़ द इशू ऑफ सेग्रीगेशन, बिहेवियरल इशू क्या है, जो चेंज हमें लाने हैं, जिसकी वजह से हमारा वेस्ट टू एनर्जी जो ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वेस्ट टू जो वेल्थ है उसका ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सो ये आपको बिल्कुल हर एक चीज़ याद रखनी है इस आर्टिकल की। मैं फिर बोल रहा हूँ, 10 बार पूछी जा चुकी है और फ्यूचर में पूछी जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम घटने की जगह बढ़ती जा रही। एक टर्म यूज होता है यहाँ पे, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, आरडीएफ। कोई भी, चाहे पेपर हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो घर का बचा हुआ खाना हो, सब की सब किस में आते हैं, रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल्स में। मतलब आप कागज़ को जला के इंसिनरेट करके एनर्जी निकाल सकते हो, आप खाने को सड़ा के मीथेन बना के उसका यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? इस टर्म को थोड़ा याद रखेंगे, मेंस में जो की टर्म्स हम लिखते हैं, अपने की पॉइंट्स बनाते हैं, उनका एक टर्म है ये। अगर मैं इस पूरे आर्टिकल्स में से याद रखने के लिए कुछ बात करूं तो वो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं। डाईऑक्सिन्स एंड फ्यूरेंस, अपार्ट फ्रॉम पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो फिल्म्स के लिए आपके स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है कि भाई ये रिलीज होते हैं जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, याद रखना है। सिन गैस क्या होती है, हमने वेस्ट को इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब हमने हीट किया तो हमें एक चीज़ मिली CO+H2। बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये है, इसे हम क्या बोल देते हैं, सिन गैस। और बायोमीथेनेशन, जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में और बाकी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोमीथेनेशन। और मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है सिंगल कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि बायोमीथेनेशन या मीथेन क्या है। और मेंस के लिए इसका मैंने फिर बताया, बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है, $1 मिलियन की प्रॉब्लम है, और मैं कहूँ $1 बिलियन की प्रॉब्लम है, बट इसका सॉल्यूशन ना तो इक्विपमेंट्स में है, ना गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स में है। उन्होंने जो करना था, इक्विपमेंट जो बनने थे बन गए, एफिशिएंट है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो कैंपेन्स चलानी थी, जो करना है कर रही है। जो प्रॉब्लम है वो है यूज़र के एंड पे। अगर हम बिहेवियरल
जो चेंज है उसको लाने में सक्षम होंगे तो ही हमारा वेस्ट टू एनर्जी जो है सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज इसको और करने का और कोई तरीका नहीं है। सरकार आपके घर आके आपके कचड़े को सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं कर सकती है। इसमें सवाल किस तरह का आ सकता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। गैसिफिकेशन कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिन गैस, सही बात है, ये सिन गैस में कन्वर्ट करता है गैसिफिकेशन। इंसिनरेशन जनरली क्या होता है, बर्निंग, डायरेक्ट कंबशन हो गया। एंड बायोमिथेनेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस फॉर ड्राई वेस्ट। पहली बात तो ये एनएरोबिक है, ठीक है, कैसी है, एनएरोबिक, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म। अगर ऑक्सीजन ले लिया तो फिर वो क्या एमिट करेंगे, मीथेन एमिट नहीं करेंगे, फिर क्या एमिट करेंगे, CO2 प्लस H2O, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस कैसी है, एनारोबिक है। सेकेंडली ये ड्राई वेस्ट के लिए नहीं होती है। इन जनरल अगर वेस्ट ड्राई भी है तो हम वाटर ऐड करते हैं। ये जनरली वेट वेस्ट के लिए वेस्ट काम करती है, जहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हों जिनको ये ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकें, डिकम्पोज कर सकें। सो वो किसके लिए, वेट वेस्ट के लिए। अगर ड्राई वेस्ट भी है सो उसको हम पल्वराइज करके उसमें पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो बेस्ट रहेगा मिथेनेशन के लिए। सो वंस अगेन ये ड्राई वेस्ट के लिए नहीं है। सो अब आ जाते हैं हम अपने पूरे आज के वीक 14 के रैप पे। ये 14th वीक है हमारा और होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं, कि पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। सो अगर जो हमारे 3 टॉपिक थे, पहला तो था स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटिज्म। ऑटिज्म पता होना चाहिए हमें थोड़ा सा। बिहेवियरल और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन से एमिनेट हो रहा है। आपकी हड्डी नहीं टूटी हुई है, आपका हाथ पैर नहीं टूटा हुआ है, आपकी जीभ ठीक है, ठीक। और इसके लिए जो अभी क्योर दिया जा रहा है स्टेम सेल्स का, वो इलीगल है, वो प्रूवन नहीं है। स्टेम सेल्स 2-3 तरह के होते हैं, एम्ब्रियोनिक, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एडल्ट स्टेम सेल्स एंड इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। हमने बात की थी, वो याद रखने हैं। डिफरेंसेस क्या हैं, जनरली अगर डॉक्टर कंसेंट ले भी रहा है विदाउट रिस्क को एक्सप्लेन करके, और रिस्क को एक्सप्लेन कर भी देता है, तब भी पेरेंट्स तैयार हैं तो भी उसको वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो बीमारी का इलाज है, ये इलाज अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, इसकी रिस्क साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। और प्लूरीपोटेंट वर्सेस मल्टीपोटेंट एडल्ट और स्टेम सेल्स हो गए, ठीक। देन हमने देखा है एक ब्रीदिंग इंजन जो कि सॉलिड फ्यूल यूज़ कर रहा है, लिक्विड फ्यूल यूज़ नहीं कर रहा है। ब्रह्मोस लिक्विड फ्यूल यूज़ करती है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करती है। अग्नि सॉलिड फ्यूल यूज़ करती है और ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करती है। ये ऐसा इंजन है जिसमें फ्यूल सॉलिड है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से मिल रही है। इस वजह से ऑक्सीजन ना कैरी करने की वजह से इसका वेट कम हो जाता है, रेंज बढ़ जाती है, और इसको हम क्रूज करवा सकते हैं, इसको चेजिंग टारगेट, मूविंग टारगेट्स को चेज करवा सकते हैं, ठीक है। SFDR सॉलिड फ्यूल, पहला हो गया सॉलिड फ्यूल डक्टेड, बेसिकली उसमें जा रहा है, सॉलिड फ्यूल जा रहा है। और देन रैम जेट, जो एयर है वो रैम हो रही है, कंप्रेस हो रही है, उसको यूज़ किया जा रहा है एज एन ऑक्सीडाइजर। मेन प्रॉब्लम क्या है इसकी, स्पेस में काम नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से यूज़ कर रहा है, एटमॉस्फेयर से। ये अनलाइक रॉकेट्स और बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह अपनी O2 साथ लेके नहीं चल रहा है। सो स्पेस में जहाँ O2 नहीं है वहाँ इसके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, फ्यूल रह जाएगा, और ये काम नहीं कर पाएगा। नो एस्केप जोन और थ्रस्ट मॉड्यूलेशन की वजह से ये मूविंग टारगेट को चेज कर सकता है। फाइनली हमने देखा वेस्ट टू एनर्जी, जिसमें हम जो लैंडफिल साइट में जो भर रहा है, कचरा भर रहा है, उसको बाय 90% बाई वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हैं। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए, ठीक है। गैसिफिकेशन और सिन गैस में भाई, गैसिफिकेशन और बायोमिथेनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक का प्रोडक्ट है सिन गैस, एक है बायोगैस, या जिसे मीथेन बोल देते हैं। सेग्रीगेशन एट सोर्स
और कैलोरीफिक वैल्यू, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं अपार्ट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसमें जो गवर्नमेंट का हमें लॉ याद रखना है वो है न्यू क्लिनिकल एंड ड्रग ट्रायल्स एक्ट 2019। जो ट्रायल्स है, जो ड्रग्स हैं, न्यू ड्रग्स हैं, उनके लिए एक एक्ट है 2019 में जो बना है, वो ये बोलता है कि जो ड्रग्स ट्रायल्स में हैं, ट्रायल में हैं अभी, उनको आप एज ए क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं यूज़ कर सकते, उनको आप कमर्शियलाइज नहीं कर सकते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाना उस पर बंद करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।